हेलो सर, उनका ना माइक अभी तक म्यूट था। ये उनका माइक म्यूट है। उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। सर नहीं, उन्होंने भी ना स्टार्ट नहीं किया। हम दोबारा से ना लॉग इन हो जाते हैं। अभी तक तो नहीं आया। ये अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है, आपकी आ रही है? जी सर, आ मेरी रही आप है। जी सर, आ रही है। सर सही है। चलें फिर ठीक है। जी सर, पर चलो 49 years old man with ESRD on maintenance hemodialysis came for routine dialysis. Blood pressure was 160 by 90 millimeters of mercury. He was very restless. After 3 hours into dialysis, his blood pressure suddenly dropped to 78 by 50 millimeters of mercury. व्हाट हैपेंड? सर, इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन हुई है। अच्छा। कोई भी कार्डियक इवेंट हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं, हम्म एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना कोई हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। हम्म तो क्या करोगे? सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उसे होल्ड कर देंगे, फुट एंड रेस अच्छा। करेंगे, नॉर्मल सेलाइन देंगे हाँ। पेशेंट को, ईसीजी करेंगे। ईसीजी करेंगे, रूल आउट करने के लिए कोई एरिथमियाज तो नहीं हुआ। हम्म डायलिसिड सोडियम रिव्यू करेंगे, डायलिसिड कैल्शियम रिव्यू करेंगे, ब्लड कार्डिक टेम्पोनेट से सर हो सकता है। एग्जामिन करके देखें। जी। हो सकता है। ईसीजी शोज टैकीकार्डिया, अदरवाइज नो इस्कीमिक चेंजेस, नो एरिथमियास। ठीक है। ब्लड लॉस हो सकता है, हाइपोटेंशन की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हुआ और टैकीकार्डिया भी हो रहा है फिर। ठीक, तो हाउ डू यू प्रोसीड फर्दर? सेलाइन रश सर, सेलाइन रश करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने होल्ड कर दी है, पेशेंट का हाँ। फुट एंड एलिवेट कर दिया है, कर नॉर्मल दिया है। सेलाइन का बोलस देंगे अच्छा। और फिर से अब असेस करेंगे आपके पेशेंट। पास इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन के काजेस क्या थे? इम्पेयर्ड रास सिस्टम ऑफ द पेशेंट, यूएफ, जब पेशेंट का इंटरडायलिटिक वेट गेन ज़्यादा हो तो उसकी वजह से यूएफ डायलिसिस कॉजेस पूछ रहे हैं। अब ग्रेटर देन इस चीज के लिए अभी जो आपने बात की है
के हाई यूएफ रेट, जी जी सर, ठीक है, 0.35 और ml पर मिनट ये तेजी से ज़्यादा। 3 घंटे हो चुके हैं डायलिसिस को, ठीक तो है। हो सकता है उसका फ्लूइड ज्यादा रिमूव कर लिया हो, जी सर बिल्कुल। जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो गई। तो उसके लिए लुक एट दी मशीन। जी सर, तो 750 इसमें आपको क्या चीज नजर आई है? सर यूएफ 750 है, 750 ml। हाँ हाँ और 1 आवर टाइम लेफ्ट है अभी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट हमने 250 रखा हुआ था। यूएफ गोल हमारा 1 right. लीटर्स का था। तो ये ज्यादा है? नहीं, नहीं सर, एक्सेस हाँ? अल्ट्रा No, sir. फिल्ट्रेशन नहीं हुई है। हाँ, तो एक तो रूल आउट कर दिया आपने, एक्सेसिव अल्ट्राफिल्ट्रेशन रूल आउट हो गई। और हम ईसीजी करवा ली हम लोगों ने, Dal- ताकि हमें पता लग जाए। नहीं, वो तो टेकिकार्डिया हमें सर ब्लड लॉस हो सकता है। और ब्लड लॉस हो सकता है ब्लड लॉस, हाउ वुड यू नो कि ब्लड लॉस हो रहा है? सर, क्योंकि पेशेंट में टेकिकार्डिया हो रहा है। इट मींस कि वॉल्यूम लॉस है पेशेंट का। अलग इधर भी आप देखो, पहले नंबर पे ये जो पैरामीटर्स राइट साइड पे नजर आ रहे हैं आपको, जी सर। उसमें कौन कौन सी चीजें नोट करोगे टू डिटरमिन द कॉज ऑफ हाइपोटेंशन? सोडियम कम हो गया, डायलिसिट सोडियम और डायलिसिट कैल्शियम। नहीं नहीं कैल्शियम भी तो देखा, और आयरनस कैल्शियम भी है, और हाइपोटेंशन। और बच्चे सोडियम सीरियस। इसमें एक डायलिसिट सोडियम जी सर। 140 मिलीमोल्स नॉर्मल है, लो होता है, भी देखे। सीरम ऑस्मोलैरिटी ड्रॉप होनी थी तो वाटर वुड हैव मूव्ड इनटू द सेल, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती थी। जी सर। तो बेसलाइन सोडियम इज नॉर्मल। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। जी सर, जी जी। अगर डायलिसेट का टेम्परेचर ज्यादा होता तो तो क्या होना था? डायलेशन वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होनी थी, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाना चाहिए था। जी सर। तो ये चीजें भी खत्म हो गई। जी। और इस स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है, देयर इज आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम, हिंट मैं दे रहा हूं कि इसी स्क्रीन पे देयर इज आंसर। शाबाश, अभी तक आप ठीक बोल रहे हैं मरियम। ये ब्लड वॉल्यूम ये पता क्या नहीं है? सर, ब्लड वॉल्यूम तो नहीं सर। ये वीनस प्रेशर देखें, वीनस प्रेशर जो है कौन बोल रहा है? मैं वीनस प्रेशर। जी सर, डॉक्टर मतीन बोल रहे हैं सर। अच्छा। मतीन बोल रहा था, क्या बोल रहा था? वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर को क्या हुआ? वीनस प्रेशर सर ड्रॉप है काफ़ी। हाँ बिल्कुल। कितना है? ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। 7 नजर नहीं आ रहा यहाँ पे स्क्रीन पे ना स्क्रीन नजर नहीं आ रही? सर, नहीं, बहुत नहीं। छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये है सर। अच्छा, ये माइनस माइनस। हाँ, ये 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। जी जी माइन, हाँ ये 0 है। 0 है सर। हाँ, और बिल्कुल। ये लाइन नजर आ रही है, जी सर बिल्कुल आ रही है। तो ये माइनस रेंज में है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो वाई Blood loss. द वीनस प्रेशर हैज ड्रॉप? जी सर, ब्लड लॉस है इसका मतलब। कहाँ से? वीनस एंड से। सर जो हम लोगों ने ये पेशेंट लेटा हुआ था, जी सर। आपने बेडशीट जो है रिमूव की, तो देयर वाज ब्लड ऑल ओवर। जी ठीक है। ठीक है, क्या हुआ? नीडल डिस्प्लेस हो गई सर, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया। वीनस नीडल डिस्प्लेस हो गई। जी, और हाई प्रेशर था, इस वजह ठीक से है। ज़्यादा ब्लड। और आपने जितने स्टेप भी लिए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, टू स्टॉप द पंप। जी सर। ठीक है, तो आपने ब्लड फ्लो पंप को स्टॉप नहीं किया, और वो पंप चलता रहा, और ये ब्लड और जाता रहा। ऊपर शीट दी हुई थी बाजू के, नजर नहीं आया। जी। ठीक है, तो दिस कैन हैपन। सिर्फ आपका क्लू जो आपको हिस्ट्री में दिया गया था, वो क्या था? इंट्राडायलेटिक हाइपोटेंशन और ना, टेकिकार्डिया। क्लू जो दिया गया था, वेरी रेस्टलेस। वेरी रेस्टलेस था। ठीक है, मूव कर रहा था बाजुओं को, जिसकी वजह से नीडल
डिसलॉज होगी, ठीक है। दिस कैन हैपन, तो सिर्फ आपको ये एग्जांपल इसलिए दी है। तो वीनस नीडल डिसलॉजमेंट इज अनदर कॉम्प्लिकेशन विच कैन अकर ड्यूरिंग डायलिसिस। और लॉस ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्किट इज लॉस। तो जितनी भी जो पंप की स्पीड होगी 200, 300, 400, 450 ml पर मिनट, तो 1 मिनट के अंदर अंदर इतना ब्लड का लॉस हो जाएगा अंटिल दी पंप, और ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि पंप आपने स्टॉप नहीं किया। जी। severe hemorrhage and even death can occur within minutes, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी, नर्सिस को क्या आपने बताना है टेक्नीशियंस को, कि कभी भी जो एक्सेस साइट है जहां पे नीडल लगी हुई है या आपका कैथेटर लगा हुआ है, वीनस कैथेटर, ये सबक्लेवियन है या इंटरजगुलर कैथेटर, उसको कभी भी कवर नहीं करें शीट से ड्यूरिंग डायलिसिस, ठीक है। तो अगर वो कवर ना होता तो ब्लड आपका बहुत जल्दी नजर आ जाता कि ये नीडल निकल गई है और ब्लड जा रहा है। जी सर। काजेस क्या हो सकते हैं कि इम्प्रॉपर नीडल ट्रैपिंग, सब ऑप्टिमल कैनुलेशन टेक्निक, वो क्या हो सकती है कि नीडल की सिर्फ टिप ही थोड़ी सी अंदर की थी वेन के, तो थोड़ी सी भी नीडल हिली तो बाहर आ गई। जी सर। फेलियर टू सिक्योर द ब्लड लाइन द अप्रोप्रिएटली, ठीक है। मैं हमेशा टेक्नीशियंस ये बताता था कि नीडल को टेप करने के अलावा एक लूप बना के ब्लड लाइन को भी लिम्फ के साथ टेप कर दें, ताकि अगर ब्लड लाइन पे खिंचाव पड़े, पुल हो कहीं से, तो नीडल पे प्रेशर ना पड़े। जी। पेशेंट की मूवमेंट पे नजर रखनी है। नीडल रिमूव करने के बाद प्रॉपर सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। नहीं ये ना पता नहीं। हेलो, जी सर आ रही है। आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक हो गया। स्लाइड्स नहीं आ रही। तो वास्कुलर हेमरेज जी। is responsible for 0.4% of the deaths among hemodialysis patients. Approximately 80% of these deaths are caused by the vascular excess hemorrhage occurring outside the dialysis unit. जी। Could be due to rupture of arteriovenous fistula or arteriovenous graft. Central venous catheter associated complications such as perforation, uncapping ports, disconnection from the extracorporeal circuit during dialysis, and accidental removal. ठीक है, venous needle dislodgement की आपको एग्जाम्पल अभी दी है। तो factors increasing the formation of aneurysms and pseudoaneurysms, ठीक है। High blood flow, जी। वीनस फिस्टुला की स्टेनोसिस थी और रिपीटेड अटेम्प्ट्स की गई हैं पर रिपीटेड डायलिटेशंस, इन्फेक्शंस और वीनस स्टेनोसिस। और ये नीचे आप देख रहे हो,
ये आपके एन्यूरिज्म है, स्किन यहाँ पे इंतहाई Thinning है। स्ट्रेच है और शाइनी है, जी सर। ठीक है। और ये डायलेटेड पोर्शन ऑफ द वेन जो है वेसल का, जी टेक्नीशियंस और नर्सेस के लिए फेवरेट साइट होती है नीडल डालने की, जो कि इजीली आंखें बंद करके भी नीडल इसमें डाल सकते हैं, तो इसलिए दैट इज द फेवरेट साइट विच हैज टू बी अवॉइडेड। जी Venous stenosis, ऑलराइट, ये 1 2 3 जी और 4, ठीक है। जी ये सर। मार्क डायलिटेशन ऑफ द वेन, मार्क डायलिटेशन हेयर, मार्क डायलिटेशन हेयर, ठीक है। जी क्या सर। ये जो फिस्टुला ऊपर नजर आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इनकी? सर स्टेनोसिस हो सकती है या फिर हाई फ्लो Stenos- एवी फिस्टुला हो सकता है। हाई फ्लो एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब आपसे प्रैक्टिकल पॉइंट पूछना है कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट जी कि ये हाई फ्लो फिस्टुला है या स्टेनोसिस या आउटफ्लो स्टेनोसिस। अब कौन है ये? सर मैं म्यूट कर रही हूँ। जी, सर हो गया। ये ए और बी एक ये दोनों एक ही, और ये सर हम आर्म एलिवेशन टेस्ट करवाएंगे। यार ना खोलो। आर्म रेजिंग टेस्ट करवाओ, जी सर बिल्कुल। उससे क्या होगा? सर जो वीनस स्टेनोसिस आउटफ्लो स्टेनोसिस है उसके अंदर जो है ये कोलैप्स नहीं होगा। ऑन द हेलो? अदर हैंड नहीं यार जी? सर आवाज़ आ रही है आपको? सर आपकी आवाज़ एको हो रही है। म्यूट ऑल मैंने किया है, लेकिन ये कि सर के अलावा मैंने सारों को किया है म्यूट। नहीं सारे, हाँ जो नए एंटर हो रहे हैं ना उनकी वजह से हो रहा है। सर नहीं अभी सर दोबारा से लॉगिन हो रहे हैं। ये मेरा हमारा क्यों होगा? नहीं सर को नहीं किया, सर ने दोबारा से लॉगिन हो रहे हैं। हेलो नहीं सर दोबारा से लॉगिन हो रहे हैं सर। सर ये उनकी तो ये स्क्रीन ओपन हुई है ना? हाँ अभी आ गए, अभी हिल रही है। सर आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही सर। सर जो नए बंदे ऐड हुए हैं उनकी वजह से लग रहा है प्रॉब्लम। दो सर बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया। हेलो, जी सर आ रही है आवाज़ अब। चलें फिर बताएं। सर ये हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये हाई फ्लो एवी फिस्टुला है या फिर आउट फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। हम आर्म रेजिंग टेस्ट करवाएंगे। उसके अंदर ये है कि अगर हमारा ये कोलैप्स हो जाएगा जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट को हाई फ्लो एवी फिस्टुला था। ऑन दी अदर हैंड अगर ये स्टेनोसिस हो गई यहाँ पर तो ये कोलैप्स नहीं करेगा। हाई फ्लो में भी बाज़ का क्लैप्स नहीं करता, लेट कोलैप्स करते हैं कभी कभी। ठीक है, पूरी तरह क्लैप्स नहीं करता है अनटिल यू प्रेस के फिस्टुला की साइड जो है, जब आप आर्म रेस करते हो कोई साइड ऑफ फिस्टुला यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे जी सर। तो फिर ये वेन एम्प्टी हो जाएगी। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है तो क्या होगा? वो मे नॉट क्लैप्स जो है। जी सर बिल्कुल। और क्या डेफिनेटिव साइन क्या होगा? सर कोलैटरल्स हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग स्वेलिंग देखेंगे कि आर्म जो है वो स्वेलिंग तो नहीं वीनस स्टेसिस की वजह से वो ज़्यादा होगा इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू हाई फ्लो एवी फिस्टुला। हाँ, हाई फ्लो फिस्टुला में भी फर्ज कर लिए कि ये हाई फ्लो फिस्टुला है, जी सर। तो यहाँ की वेन जो इस बाजू की हैंड की जो वेन्स हैं विच आर एम्प्टिंग इनटू दिस, वो भी वीनस हाइपरटेंशन वहाँ भी डेवलप हो जाएगी, जी सर। क्योंकि those veins can drain into this part of the जो vein with high pressure, जी तो सर वहाँ भी एडिमा हो सकता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है।
तो ये भी कोई मजेदार साइन नहीं है। ये आपको इस पिक्चर में नजर आ रही हैं जी सर, आ रही है। लेफ्ट साइड, तो ये कोलेक्टल्स नजर आ रही हैं जी सर, आपको। बिल्कुल है। दैट विल फेवर द स्टेनोसिस जो है रादर देन हाई AV फ्लो। fistula. और क्या साइन है, इंपॉर्टेंट साइन कि सर, कंप्लीट थ्रिल चेक करेंगे, थ्रिल चेक करेंगे सर। कंप्लीट और bruit. स्टेनोसिस में जी सर, there will be वो absolute only fluids. pulsation, जी सर, नो थ्रिल एंड ओनली complete there will be पल्सेशन। strong pulsation without thrill। जी सर, बिल्कुल। मगर हाई फ्लो फिस्टुला में देर भी जो पल्सेशन होगी मगर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, जी, जी। मगर देर बी थ्रिल और दैट विल बी थ्रू आउट द डायलेटेड वेन और देर बी मशीनरी मर्मर, जी सर, machine- बाईफेजिक टू एंड फ्रो मर्मर। जी सर। स्टेनोसिस में अगर कंप्लीट स्टेनोसिस है तो देर विल बी नो No मर्मर no- अनलेस देर इज सम कोलैटरल वेन। जी ठीक है, तो मर्मर इसमें हो सकती है और थ्रिल भी हो सकती है अगर कोई इस एरिया में कोई कोलैटरल वेन है, उसके लिए आपने देखना है। मगर अगर ब्रूई और थ्रिल है और थ्रिल भी आपकी जो है बाईफेजिक है और ब्रूई भी बाईफेजिक है, जी। तो दैट विल फेवर दी हाई फ्लो AV फिस्टुला। हाई फ्लो फिस्टुला प्लस ये जो है डायलेटेड वेन्स। जी सर। हेमरेज जो वास्कुलर एक्सेस से या ओवरऑल डायलिसिस के पेशेंट में इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक तो प्लेटलेट डिसफंक्शन होती है इन पेशेंट्स में, इनइफेक्टिव प्लेटलेट वेसल एंड वॉल इंटरैक्शन एंड हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, प्लेटलेट्स पहले ही काम होती हैं, इनइफेक्टिव होती हैं और उसके बाद हेपरिन देते हो, उससे हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है। एंटीकोगुलेशन यूज जो है ड्यूरिंग डायलिसिस, और फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस हो सकती हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज, सेप्सिस और सर्टेन मेडिकेशंस स्पेशली एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। एक्सेस साइट केप्ट कवर्ड और वीनस नीडल फॉलिंग आउट और कैथेटर कनेक्शन डिसरप्टेड। ठीक है, और वीनस प्रेशर में फॉल टू लिटिल टू कॉज एन अलार्म। अब क्या होगा अगर स्टेनोसिस थी और हाई फ्लो फिस्टुला था तो उसका वीनस प्रेशर रेज होगा बहुत ज्यादा। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, अब अगर हेमरेज हुई भी तो वीनस प्रेशर फॉल करेगा, मगर में हो सकता है कि इतना फॉल ना करे कि विच विल बी ट्रिगरिंग दी लो वीनस प्रेशर अलार्म। जी ठीक है, और वैसे भी ऐसी सिचुएशन में जब वीनस प्रेशर हाई होता है तो नर्सेज और टेक्नीशियन जो है उसकी लिमिट्स को एक्सट्रीम पे ले जाती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, अपर लिमिट को ऊपर वाले एंड पे और लोअर लिमिट को नीचे वाले एंड में, ताकि बार बार अलार्म ना दो, तो वो हो सकता है वो अलार्म ट्रिगर ही ना करे। वेरी हाई रिस्क, अगर एक्टिव ब्लीडिंग हुई है ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में, हाई रिस्क है अगर सर्जिकल कोई प्रोसीजर हुआ है, ट्रामा हुआ है, वुंड है विद इन 3 डेज, और लो रिस्क है अगर कोई सर्जरी हुई है या ट्रॉमेटिक वुंड 7 दिन से पहले हुआ। जी तो स्क्रीनिंग फॉर ब्लीडिंग और एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट दोगे, और प्रोलॉन्ग पीटीटी के लिए हेपरिन इंड्यूस अगर है तो प्रोटेमीन। जी सर। प्रॉपर कैनुलेशन टेक्निक एडवाइस करोगे कौन सी? प्रॉपर कैनुलेशन टेक्निक। प्रॉपर रोप लैडर टेक्निक, रोप लैडर टेक्निक में तो कीप द एक्सेस अनकवर्ड, रिव्यू द हेपरिन डोज और स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। लो रिस्क है तो लो डोज कन्वेंशनल हेपरिन दे सकते हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे सकते हो। वेरी हाई रिस्क है तो रीजनल एंटीकोगुलेशन विद हेपरिन एंड प्रोटेमीन, या हेपरिन फ्री डायलिसिस, या फिर रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन। जी सर। तो ये सारी जो एंटीकोगुलेशन जो हैं आपने यूज करनी है, उनके प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ दीज मेथड जो है
वो आपको पता होना चाहिए। हेपरिन फ्री डायलिसिस करते हो तो रिस्क ऑफ डायलाइजर क्लॉटिंग हो सकता है। जी रीजनल हेपराइजेशन करते हो विद प्रोटामीन सल्फेट, अगर प्रोटामीन आपने ज्यादा दे दी है तो इट विल एक्ट एज एंटीकोगुलेंट, इस सच ब्लीडिंग होगी। लो डोज हेपरिन दी है तो उससे भी क्लॉटिंग हो सकती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोस्टासाइक्लिन से फ्लशिंग और हाइपरटेंशन हो सकती है। और रीजनल सिट्रेट एंटीकोगुलेशन से हाइपोकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, और उसको रेगुलेट करना थोड़ा सा टीडियस है। जी सर। नेक्स्ट In a dialysis, क्वेश्चन। in a dialysis unit, 8 new dialysis machines were added to 8 existing machines. During the shift after this addition, multiple patients developed abdominal pain, nausea, vomiting, and hypertension during their dialysis treatment. Laboratory testing of affected patients revealed hemoglobin of 5 to 8 gram per deciliter and mild to moderate hyperkalemia. क्या हुआ? बोलते जाया करो, ऐसा मुझे लगता है कि सर हेमोलिसिस हो रही है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन फॉल किया है क्या वैश और हाइपरकैलेमिया भी उसी आरओ वजह से हुआ है। आरओ का किसने बात की है? सॉरी सर। आरओ को बोला था। यार आरओ का वो हो सकता है ना, जो ड्रेन था वो इसके साथ अटैच कर दिया। सर क्योंकि सारी मशीन इकट्ठी इंस्टॉल होंगी तो डेफिनेटली डायलिसिस वाटर का कोई प्रॉब्लम है, हो रहा है वहाँ पे और कैल्शियम ये करते हैं। आपका जो सिम्टम है एब्डोमिनल पेन, नाजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द डायलिसिस ट्रीटमेंट जो है, और revealed hemoglobin levels of 5 grams per deciliter and hyperkalemia। ठीक है, तो हेमोलिसिस बोला था आपने, ठीक बोला था। तो इंट्रा डायलिसिस हेमोलिसिस हुई तो which is the cause of following? Chloramine exposure. Which of the following? Hemolysis in these patients. जी सर। A. Hypotonic A. dialysate. B. Kinked blood tubings. C. Chloramine exposure. And D. All of the above. जी Hypotonic saline. Hypotonic dialysate. Chloramine above. Kinked blood नहीं, kinked blood tubing से इतना hemolysis तो नहीं होता है। इतनी सारी सर all of the above. बहुत दूर बैठे हो वरना मैं कान खींचता। अच्छा शुक्र है। अच्छा नहीं सर, मैं चेंज करती हूँ। अच्छा सर, क्लोरामीन एक्सपोजर। क्लोरामीन एक्सपोजर, हाइपोटोनिक डायलिसेट, क्योंकि यहाँ हमारे सारे बैच सिस्टम है, सेंट्रल डायलिसेट सप्लाई नहीं है। अगर सेंट्रल डायलिसेट डिलीवरी सिस्टम होता तो फिर हाइपोटोनिक डायलिसेट भी पॉसिबिलिटी थी, मगर यहाँ पे इंडिविजुअल डायलिसिस स्टेशन हैं, हर एक का जो डायलिसेट है अपने ही स्टेशन पे प्रिपेयर हो रहा है, तो सारे पेशेंट को भी आकर ये मसला नहीं हो सकता था। इसी तरह किंक्ड ब्लड ट्यूबिंग, वो भी सारे पेशेंट को भी एक वक्त नहीं होनी थी, मगर क्लोरामीन एक्सपोजर जो है, अगर वो एक ही वाटर सोर्स है या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से वाटर आ रहा है तो ऑल दोज पेशेंट्स विल बी एक्सपोज्ड टू क्लोरामीन। ठीक है, तो अभी अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना है चेक करने के लिए कि कुछ याद है कि नहीं। How much RO water is needed per minute for one dialysis machine? 130 liters. A B C D। हेलो सर 120 लीटर्स हम लोग को चाहिए होता है 4 आवर्स के लिए। उससे हम डिवाइड ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ा है आपने? जी सर, पर मिनट आप पूछ रहे हैं, उससे हम डिवाइड करने लगे हैं। तो फिर 4 आवर्स की क्यों बात कर रहे हो आप? पर मिनट पूछ रहा हूँ। सर 0.5 लीटर्स। 0.5 लीटर, क्योंकि डायलिसेट फ्लो रेट कितना होता है? 500 500
500 ml per minute आपका जो usually most of the dialysis जो performed at dialysate rate of 0.5 ml. Next question. How much untreated water on average is needed per minute for one dialysis machine? ये आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है जी सर. फिर Untreated है ना. 90% वेस्ट होके जा रहा होता है, हाँ, सिर्फ 10% इधर आ रहा होता है। इस क्वेश्चन की रिजेक्शन जो है वो 95% रिजेक्शन. 95% रिजेक्शन होती है। रेलेवेंस क्या है? जी सर. आप इसकी रेलेवेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ डायलिसिस यूनिट जो है कि आपको पता होना चाहिए अगर मेरी इतनी मशीनें लगी हुई हैं जी तो सर. उसके लिए कितना रॉ वाटर चाहिए पर मिनट, जी सर बिल्कुल. ये आइडिया होना चाहिए ना, होना इसलिए चाहिए. आपको ये पूछ रहा हूँ मैं जी सर होना चाहिए. जी. 4 लीटर्स. 4 लीटर तो क्या यहाँ कोई क्यों 4 लीटर्स क्यों? क्योंकि सर 95% तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ 5% है जो हम लोग ले रहे होते हैं. 95% आप रिजेक्ट कर देते हो, इतना नहीं रिजेक्ट करते. 90%. हम्म? 90%. अगर आप 90% 95% रिजेक्ट कर दोगे 4 लीटर में से जी सर. तो बाकी कितना बचा? पॉइंट 2.25 बना. 0.25 लीटर्स. 250 ml से तो उसकी डायलिसिस हो जाएगी, जबकि आपको वहां पे 500 चाहिए था. नहीं सर वो तो पॉसिबल नहीं. नहीं सर ऐसा नहीं. रिजेक्ट जो है आपका ऑन एवरेज जो है, जो आरओ सिस्टम जो है या आरओ मॉड्यूल जो है आपका वाटर रिजेक्ट करता है, दिस इज अबाउट 75%. ठीक है. ठीक है. अगर 4 लीटर जो है रॉ वाटर वहां जाएगा तो यू विल गेट अबाउट 0.5 to 1 लीटर. पर मिनट. ठीक है. अबाउट 25% जो है आपका वाटर जो है ट्रीटेड वाटर जो आरओ वाटर होगा और 75% विल बी रिजेक्टेड. जी सर. अब यहाँ पे पेशेंट को क्या हुआ? क्लोरामीन एक्सपोजर हुआ. जी सर. क्लोरामीन या क्लोरीन वाटर से वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में कैसे रिमूव की जाती है? कार्बन टैंक्स के थ्रू. जी. What component of water treatment system removes chlorine, chloramine and organic substances? A. Activated granulated charcoal and B. Activated carbon. Sir, activated carbon. और कोई? Activated granulated charcoal. अच्छा, दोनों चीजें यूज हो सकती हैं. ठीक है. एक्टिवेटेड कार्बन इज रिलेटिवली प्योर फॉर्म ऑफ चारकोल. जी सर. ठीक है. तो प्रैक्टिकली दोनों चीजें यूज हो सकती हैं. चारकोल जो है चीपर है मगर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज उसमें होती हैं. कार्बन जो है प्योरीफाइड चारकोल होती है. तो दोनों चीजें यूज होती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज EBCT? अब शेख ज़ियाद वालों को बताना चाहिए, बाकियों के साथ मैंने नहीं बात की हुई. वही था इलेक्ट्रॉन बीम। Sir, electron beam computed tomography. अच्छा बच्चे. इन टर्म्स ऑफ यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम. ऐसा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जिससे क्लोरीन की एक्सपोजर हो गई पूरे पेशेंट्स को, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. सर मैं तो शायद भूल ही हो. रुक के मैं देखती हूँ. नहीं सर भूल ये बहुत गया. मुश्किल था. ये बहुत मुश्किल. बोला सर क्यों? ये भूल. सर वो काफ़ी टाइम हो गया इस वजह से. रूल ऑफ 1 नहीं अप्लाई किया. जी सर ऐसा ही है.
टाइम ऐसे ही ना, ड्यूरिंग इसलिए ये दोबारा लाया हूँ। EBCT इज द एम्प्टी बेड कॉन्टेक्ट टाइम। एम्प्टी बेड कॉन्टेक्ट टाइम, तो जो चारकोल का बेड है उसके साथ जो वाटर आ रहा है कितनी देर इन कांटेक्ट रहता है। ठीक है, तो जितना देर ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा क्लोरीन रिमूव होगी। अगर फ्लो वाटर की बहुत ज्यादा है जी सर। तो आपका कांटेक्ट टाइम कम हो जाएगा, जिससे क्लोरीन may not be removed or the patient will be exposed to chlorine. तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द EBCT फॉर क्लोरीन, क्लोरामीन एंड 10 ऑर्गेनिक minutes. सब्सटेंसेस? कांटेक्ट टाइम कितना होना चाहिए? सर मिनिमम 10 minutes. 10 minutes फॉर द ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स, और क्लोरीन और क्लोरामीन के लिए अबाउट 5 minutes। जी सर ठीक है। ठीक है, अब अगर 5 minutes कंटेक्ट टाइम नहीं मिलता तो क्लोरीन आपकी रिमूव नहीं होती। जी सर ठीक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो वो सप्लायर या वो टेक्नीशियन या कंपनी वाले आन के लगा गए और उसको कोई चेक नहीं करना किसी ने भी, जो मर्जी वो दे जाए और जिस तरह से मर्जी चलता रहे सिस्टम, उसको चेक करना होता है। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ द अमाउंट ऑफ द कार्बन और चारकोल इज कैलकुलेटेड। कि वो जो वेसल है उन्होंने लगाई है, मल्टीमीडिया वेसल जिसको बोलते हैं, जी सर। वो उसमें कितना कार्बन डालना है? सर ये भी याद नहीं है। याद आता है? सर पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं है इस वक्त। अभी नहीं याद? अभी आ नहीं गए। याद। ये फार्मूला आपका क्या है? अमाउंट ऑफ द कार्बन रिक्वायर्ड जो है दैट इज फ्लो रेट इनटू EBCT। ठीक है, अगर आपका 2 गैलन पर मिनट जो वाटर का फ्लो रेट है और EBCT जो आपका 10 मिनट्स है, तो आपको 20 गैलन्स ऑफ कार्बन चाहिए, और 20 गैलन्स के आपने क्यूबिक फीट बनाने हैं तो 7.48 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 20 डिवाइडेड बाई 7.48 विल बी अबाउट 2 कितना बनेगा समथिंग कि 2 क्यूबिक फीट के करीब ये आपको कार्बन चाहिए। अब आपने यहां हरकत क्या की है कि 8 मशीनों के लिए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगा हुआ था, उसमें 8 मशीनें और ऐड कर दी। जब आपने ये ऐड करनी थी तो आपने देखना चाहिए था कि EBCT क्या हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो EBCT डिटरमिन करने का फार्मूला कि फ्लो रेट, कितना वाटर फ्लो करना है, कितने वाटर की हमें ज़रूरत है, जो अभी हमने डिटरमिन किया है कि 4 लीटर पर 500 cc पर मशीन जो है पर मिनट चाहिए हमें। जितनी मशीनें लगी हुई हैं 4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, 4 लीटर का तकरीबन 1 गैलन होता है, तो गैलन पर मिनट आ जाएगी। ठीक है, तो Q क्वांटिटी कितनी है कार्बन की इसमें और डिवाइडेड बाय फ्लो रेट, तो फिर आपने EBCT डिटरमिन कर लेना है, देख लेना कि ये 5 मिनट से ऊपर रहता है या नहीं, और अगर 5 मिनट से ऊपर नहीं रहता, 2.5 मिनट हो जाता है, तो क्या करोगे? इसको कार्बन के अमाउंट ज्यादा, आप एक और टैंक जो है कार्बन का उसकी जगह पे सीरीज लगा में देंगे। ऐड कर दो। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो चूंकि अगर 2.5 मिनट एक में, उसके बाद वाटर दूसरे टैंक में जाएगा, 2.5 मिनट वहां मिल जाएगा, तो 5 मिनट आपके हो जाएगा। क्लियर? जी सर। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। RO की बात की थी, ये एक RO है। डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए मैंने, 1 2 3 4 5 6
जी सर। 5 2 दफा आ गया है, 4 5, तो ये आपका 6 Recording is on. और ये हो गया 7। अब इसको लेबल करोगे, जल्दी जल्दी। सर फर्स्ट पे तो इनलेट है। इनलेट है, जिसको क्या कहते हैं, फीड वाटर। ठीक है, ये जो इनलेट है, इससे जो वाटर एंटर होगा, जी सर। दैट इज द फीड वाटर। शाबाश। नेक्स्ट 2। दो क्या है, आरओ पंप है जिसने प्रेशर क्रिएट करना है। जी सर। नंबर 3, सर ये प्रेशर गेज है हमारे पास। प्रेशर गेज है। शाबाश। कितना प्रेशर चाहिए आरओ सिस्टम के लिए यूजुअली? कितना प्रेशर चाहिए? आप लोगों को मैंने कहा था ना कि जाके वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम देखें और उसके जो ये पैरामीटर्स जो गैजेट्स लगी हुई हैं उनकी रीडिंग नोट करके तो लेके आनी है अगले दिन क्लास जी के लिए। सर, वो किया था। फिर लाए थे? जी सर लाए थे हम लोग। कहाँ गई फिर? कितना प्रेशर होना चाहिए आरओ सिस्टम के लिए? प्रेशर जो सर नहीं नहीं आता, ज़्यादा। बोल दिया करो अगर नहीं आता फिर आगे अभी चले। अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। अभी याद अभी नहीं। याद नहीं आ 50 to 80 psi जी सर ठीक है। इस पंप को इतना प्रेशर प्रोड्यूस करना चाहिए था। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर मॉनिटर। सर कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर यहाँ पे चलो ठीक है फंक्शन ये, मगर यहाँ पे क्या यूज होता है? टीडीएस मीटर। फंक्शन जिसकी वही है जो कंडक्टिविटी मीटर की है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5। इसका नाम था वो बात नहीं क्या था। सर ये नहीं ये वो था एक नहीं आता। मीटर। नंबर 5 जो है दैट इज द फ्लो मीटर। ठीक है, ठीक है। जी इसका जो वाटर की फ्लो को डिटरमिन करता है कितनी है। ठीक है, तो वाटर जो है यहाँ जाएगा, इस प्रेशर की वजह से थ्रू द मेम्ब्रेन यहाँ पुश हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, और जो रिजेक्ट हो गया वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। जी सर। तो ये क्या है? सर ये हमारे पास ये परमिएट है। परमिएट है, जी सर, ये या इसको permeate है। प्रोडक्ट वाटर भी कहते हैं, प्रोडक्ट सर। वाटर या परमिएट। और 7 ये रिजेक्शन है। इफ्लुएंट है, जी सर इफ्लुएंट है या कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट क्यों है? कि जितने भी सॉल्ट्स वगैरह थे वो सारे इसमें कंसंट्रेट होके आ रहे हैं, क्योंकि ये तो रिलेटिवली सॉल्ट्स फ्री होगा, तो ये सारे कंसंट्रेट जो इस वाटर में आ रहे हैं वो इसमें जाएगा। तो ये कंसंट्रेट है या इफ्लुएंट है, ये परमिएट वाटर है। जी सर ठीक है, ठीक और इसको रिकवरी कैलकुलेट करनी होती है। है। जी सर। रिकवरी कैसे कैलकुलेट करोगे? सर वो उसमें परमिएट फ्लो रेट था और डिवाइड बाय फीड वाटर था। इस फ्लो रेट, जी सर ये वाला, बिल्कुल। डिवाइडेड बाय फीड वाटर फीड वाटर का फ्लो रेट बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय 100 के 100 कितने परसेंट रिकवरी हुई। जी तो बिल्कुल। वो मैंने आपको बताया था कि ऑन 25%। एवरेज 25% रिकवरी होती है। जी सर। दूसरी पैरामीटर क्या आपने इसमें चेक करना होता है कि कितने परसेंट सॉल्ट रिमूव हुए हैं। जी सर। वो कैसे करते हो? सर जितने भी डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं, डिजॉल्व ना। सॉलिड प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं डिजॉल्व सॉलिड फीड के साथ। नहीं, अब आप ये टीडीएस मीटर की रीडिंग जो है जी सर। माइनस इस टीडीएस की मीटर ठीक है डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है सही है। ठीक है, जी इन दोनों का डिफरेंस इज जो सॉल्ट्स इधर चले गए, जी जो टीडीएस इधर आ रहा है वो सॉल्ट पैसेज उसे कहते हैं कि कितने परसेंट सॉल्ट पास हुए हैं। पैसेज कितना था?
और कितने परसेंट रिजेक्ट हुए हैं। तो ये कितने परसेंट सॉल्ट जो हैं वो पास होते हैं और कितने परसेंट रिजेक्ट होते हैं होने चाहिए। अगर आपका आरओ सिस्टम ठीक काम कर रहा है जी सर। ये 90% जो है रिजेक्ट हो जाने चाहिए थे। मैक्सिमम अमाउंट विच इज एक्सेप्टेबल इज 10%। जी सर। ठीक है, आइडियल इज 5% ओनली। जो 5% सॉल्व, अगर इस जगह पे TDS 100 है तो यहाँ पे TDS शुड बी 5। जी सर ठीक है। ठीक है, इस वाला 95 इधर चले गए। तो ये चीजें आपने देखनी होती। जी। चले नेक्स्ट। A 55-year-old woman with history of ESRD due to hypertension on maintenance hemodialysis. One day, within 2 and a half hours into dialysis, she developed sudden onset of diffuse abdominal pain, nausea and vomiting. She was hemodynamically stable. Her dialysis was stopped. She was found to have hematoma at the site of arterial needle insertion. After improvement in her symptoms, she was discharged. Within 1.5 hours at home, she felt very weak, nauseated, become short of breath, was brought to the emergency department. On examination, she was pale, blood pressure 150 by 88 millimeters of mercury, pulse rate was 96, and respiration of 20 per minute. HCT 10%, hematocrit 10%, and platelet count of 79,000 per ml. Arterial oxygen sats were 97% on oxygen, on 3 liters oxygen with nasal cannulation. क्या हुआ? सर ब्लड लॉस है, यहाँ पे भी हेमरेज। सर हेमरेज हुआ है यहाँ पर भी, डिफ्यूज हेमरेज। What is your differential diagnosis and most likely diagnosis? मेट्रोक्रेट 10%। हेमाटोक्रिट भी 10%। वो तो ब्लड लॉस तो है, ब्लड लॉस की वजह से है। क्या हो सकता है? सर ब्लड लॉस हो सकता है, प्लेटलेट Blood- काउंट भी डिक्रीज्ड है तो हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है। ब्लड लॉस जी सर ब्लड लॉस तो है। या हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से तो हेमाटोक्रिट नहीं वो ड्रॉप तो होनी। नहीं, उससे नहीं हो। हेमोलिसिस। मेरे लो हेमाटोक्रिट का कॉज सर ब्लड लॉस ही है मोस्ट लाइकली। ब्लड लॉस से ब्लड प्रेशर 150 और 88 नहीं हो सकता। है। उसके बाद मेट्रोक्रिट कम हो जाने की वजूहत दो मेन रीजंस, तीन रीजंस क्या है? तीन कॉजेज क्या है किसी भी पेशेंट की मेट्रोक्रेट लो? डाइल्यूशन हो सकती है सर। हाय 10% ड्रॉप हो जाएगी। नहीं और 10% इस पेशेंट तक की तो क्यों नहीं। ड्रॉप होनी चाहिए जब घर गई है डायलिसिस सर तो आके हेमोलिसिस की स्टेबल वजह से हो सकती है। हेमोलिसिस की वजह से। वापस जाओ के मुझे सवाल का जवाब दें। अच्छा ठीक है। दो मेन कॉजेज ऑफ लो हेमाटोक्रिट की एनी पेशेंट। सर ब्लीडिंग की वजह से हो सकती है। हम्म। ठीक है। उसके दो अलावा- कॉज सिर्फ बता रहे क्या चीज सर? which should cover almost every possible cause. डिक्रीज प्रोडक्शन। Alright. Decreased RBC formation जी सर डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन हो सकती है अगर or bone marrow depression increased है तो। blood loss. जी सर Or वही दो। blood loss could be due to hemorrhage or hemolysis. जी सर प्रोडक्शन कम है। तो यहाँ ब्लड लॉस तो नहीं हुआ क्योंकि जी इसका सर। ब्लड प्रेशर रिमेन स्टेबल। ठीक है। अगर इतनी हेमाटोक्रिट ब्लड लॉस की वजह से ड्रॉप होती तो ब्लड प्रेशर अंडर 50 और 88 नहीं रहना चाहिए। जी तो कॉज ऑफ
हेमोलिसिस, और इतनी जल्दी वो फॉर्मेशन भी नहीं खत्म होनी चाहिए थी। जी अगर फॉर्मेशन बिल्कुल सडनली सही है। खत्म भी हो जाती तो हाफ लाइफ आरबीसी की कितनी है? 120 days. हम्म 120 days. हाय IBCs हाफ की लाइफ। IBCs की हाफ लाइफ 120 days सर. आप लाइफ बता रहे हैं, मैं हाफ लाइफ पूछ रहा हाफ हूं। लाइफ. नहीं, किसी और से पूछ के बताओ मुझे। जी सर मैं पूछती हूँ. कोई नहीं बता रहा। सर मैं पूछ रही हूँ. इतनी कहाँ से पूछ रहे हो? किताब से या इंटरनेट से? हाफ लाइफ ऑफ आरबीसी इज 27 डेज। ठीक है, हाफ लाइफ 27 डेज है और लाइफ जो है वो 120 डेज है। चलिए बताएं क्या हुआ इस पेशेंट को। ये अब आप अगर इन पेशेंट्स को एक्सपोज रहते हो, डील करते रहते हो, तो कभी न कभी इस किस्म के पेशेंट से वास्ता पड़ सकता है आपका। जी सर. हम्म? जी सर बिल्कुल. ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, ये एक्चुअल केस रिपोर्ट्स हैं। ऐसे हो सकता है कि हेपेरिन. ना बेटे चलो, अच्छा नहीं ठीक है. ये सॉरी. काज वाज She दिस was hemodynamically hematoma formation at the site at of the artery. site of the artery। जी सर. हेमेटोमा से क्या होता है? हीमाटोमा से क्या होता है? आपको नहीं याद होगा। तो हेमेटोमा से जब आरबीसी, जो हेमेटोमा में आरबीसी है, उनको हेमोलिसिस होनी शुरू होती है, हीमोसिड्रिन निकलेगा. तो वो जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं दे काज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ओ जी ठीक है. और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो है वो बना देती है व्हाट इज कॉल्ड एज MAC। वो क्या होता है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. मेम्ब्रेन एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स। जी सर. जब वो पेरिफेरल ब्लड में शामिल होगा तो वहां भी उसके हेमोलिसिस हो जाएगी। ये पेशेंट की जब डायलिसिस हो रही थी, हेमेटोमा बना, स्पेशली उस वक्त तक वो पेशेंट की कंप्लेंट हुई, डायलिसिस स्टॉप कर दी और पेशेंट वाज स्टेबल, तो उसको घर भेज दिया। मगर 2-3 डेढ़ घंटे के बाद वो जो MAC की वजह से हेमोलिसिस हुई, उसकी वजह से पेशेंट की हेमेटोक्रिट इतनी ड्रॉप कर गई जिसकी वजह से पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक हो गया। तो इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, जिसको रेड सेल फ्रेगमेंटेशन सिंड्रोम, induced by malpositioning of the needle on the AVF. Abrupt onset of symptoms within hours after dialysis. No kink blood tubing at the time of event. Presence of blood infiltration with hematoma at the needle site. These are the presentations की जो red cell fragmentation syndrome, or completely isolated even, since no other patient suffered this completely। ठीक है, तो ये isolated event है क्योंकि एक पेशेंट के साथ हुआ है हेमेटोमा। तो पेरिफेरल स्मीयर करवाओगे, सीरम हेप्टोग्लोबिन करवाओगे, FDPs करवाओगे, LDH करवाओगे, मगर इसके साथ दूसरे काजेज भी जो ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन वो आपको देखने होंगे, स्टूल पर अकल्ट ब्लड, यूरिन ब्लड कल्चर सेप्टिक शॉक के लिए, और सीरम कॉपर एल्यूमिनियम लेवल और हेमोलिसिस ड्यू टू दीस। तो इसमें मैकेनिकल काजेस क्या हो सकते हैं कि हाई ब्लड पंप फ्लो, और आपकी जो आर्टीरियल नीडल वाज स्मॉल, 16 या 17 गेज की नीडल इस्तेमाल की है, ब्लड फ्लो आपने 350-400 रख दी है। सिंगल नीडेड डायलिसिस, स्मॉल गेज कैन्युला की भी बात की है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग क्लैंप्स और ट्यूबिंग,
kinked arterial line, high negative arterial pressure, offset blood pump. ऑफसेट ब्लड पंप का क्या मतलब है? आपकी जो ट्यूबिंग है, आर्टीरियल ट्यूबिंग, दो साइज की आती है, एक 6 mm में और 8 mm। जी सर। ठीक है, और 6 mm और 8 mm क्या है? ब्लड पंप सेगमेंट का डाया। जी बिल्कुल। आपने जौन सी ट्यूब इस्तेमाल करनी हो, ब्लड पंप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है। जी। अब अगर आपने 8 mm वाली ट्यूब को इस्तेमाल किया और वो कैलिब्रेशन उसकी 6 mm में थी, तो क्या होगा? ट्यूब बहुत ज़्यादा स्क्वीज होगी, जी सर बिल्कुल। जिससे आपकी हेमोलिसिस हो सकती है। जी। फेलियर ऑफ रिंसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर आप रीयूज कर रहे हो। फिर आपके पास कंटामिनेंट्स हैं। कंटामिनेंट जो है वाटर के कंटामिनेंट, जब आपका वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वाज नॉट एडुकेटली फंक्शनिंग, तो उसमें दो चीज़ें, ये कंटामिनेशन जो बल्कि रिंसिंग वाटर की, हाइपोक्लोराइड और फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें रिंसिंग जो जिससे आप रिंस कर रहे हो मशीन को, प्राइमिंग एरर जो है, हाइपोटोनिक सेलन या नॉर्मल सेलन यूज करने के आपने डेक्सोज वाटर यूज कर लिया या हाफ नॉर्मल सेलन यूज कर। डालिसेट के एरर, ओवरहीटेड डालिसेट, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक डालिसेट, और फिर डालिसेट कंटामिनेशन क्लोरेमीन से, जैसे वो पहला पेशेंट था, नाइट्रेट से और कापर से। ठीक है, तो यहाँ आपका आर्टीरियल ट्यूब की ये नील इन्फिल्ट्रेशन, हिमेटोमा, और ये क्लैंप किंक ट्यूब हो गई, इनएडिक्वेट क्लैंपिंग हो गई, पंप की स्पीड हाई हो गई, ये प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हाई प्रेशर हुआ, यहाँ ब्लड पंप की सेगमेंट जो कैलिब्रेशन ठीक नहीं थी, और यहाँ भी किंकिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारे काजेज यहाँ से शुरू करके आप देखते आते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, अगेंस्ट यहाँ पे क्लैंप, किंकिंग कहीं, ये सारी चीज़ें देखते हो कि काज इसका क्या होगा। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? अगर आपको, हाँ, इसका ड्यूरिंग डायलिसिस अगर हेमोलिसिस हो रही है तो हाउ वुड यू नो दैट? कलर्ड ब्लड का जो है ज़्यादा कलर ऑफ द कलर ब्लड चेंज हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। ठीक है, कैसा होगा? पिंकिश। कलर क्या होता है सिर्फ नॉर्मल ब्लड का? रेड। रेड। और हिमोलाइज ब्लड का कलर क्या होगा? पिंक। चेरी रेड। चेरी रेड। याद रहेगा। अब ये देखते हो, अगर किसी पेशेंट की, अब डायलिसिस रूम में से गुजरते हुए कि किसी पेशेंट का वो ब्लड जो है टेरी रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी हेमोलिसिस हो रही है कहीं। तो क्या करोगे? फौरन पंप को स्टॉप करोगे, क्लैंप कर दोगे वीनस ब्लड लाइन को, और उसको नीडल को निकाल के ब्लड को डिस्कार्ड कर दोगे। ये हीमोलाइज ब्लड आपने रिटर्न क्यों नहीं करना? ये ब्लड रिटर्न क्यों नहीं करना जो चेरी रेड था? कॉम्प्लीमेंट भी अंदर एंटर हो जाए। खेल रहा है कोई कॉम्प्लीमेंट माइक को, कोई भाई मेरे, कोई और रिस्पांस कोई नहीं है कहीं भी से भी? ये हीमोलाइज ब्लड जो होगा सर, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स है वो भी उसमें ऐड हो हाइप- जाएंगे। कैन कॉज हाइपरकलीमिया। जी सर बिल्कुल। ठीक है, इंट्रासेलुलर पोटेशियम उसमें रिलीज हुआ होगा, और वो जब आप रिटर्न कर दोगे तो पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो सकता है। जी। तो उसको आपने रिटर्न नहीं करना। और फिर क्या करना है? उसे वेस्ट कर देना, जो बाहर है उसे डिस्कार्ड कर देना। काज अगर डायलिसिस रिलेटेड था, उसको रिमूव करके नई लाइन लगा के, या उसी लाइंस को सेलाइन से रिंस करके अपने डायलिसिस दोबारा स्टार्ट करनी है। जी सर। क्यों दोबारा स्टार्ट करनी है? कि हो सकता है कुछ हीमोलाइज ब्लड वापस पेशेंट को चला गया और ऑलरेडी पेशेंट को हाइपरकलीमिया तो हो रहा हो, और उसका पोटेशियम चेक करना है। बिल्कुल ठीक। तो प्रिवेंट करने के लिए केमिकल कंटामिनेंट्स
oxidants such as chloramine, copper, zinc, white cadmium, formaldehyde, hypertonic dialysis, overheated dialysis, small needles, हाई नेगेटिव आर्टीरियल प्रेशर, क्योंकि फिस्टुला अगर इनएडिक्वेट है और ब्लड पंप को आप 400 ml पर मिनट पे रन कर रहे हो तो नेगेटिव प्रेशर हाई होता है, तो उसका आप फिस्टुला करेक्ट करवाओगे. करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द ट्यूबिंग इन द रोलर पंप्स और अवॉइड एक्सीडेंटल कंप्रेशन ऑफ द लाइन. तो हेमोलिसिस की सडन भी हो सकती है और स्लो सबटल भी हो सकती है. एक्यूटली अगर डायलिसिस के दौरान हो रही है तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ नाजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन जी. और हैव ए हाई सस्पिशन ऑफ दिस कंडीशन. हर पेशेंट जिसकी डायलिसिस हो रही है और उसकी एब्डोमिनल पेन हो रही है तो उसको सर राइजक ही नहीं देनी है. जी सर. हाँ, या एंटासिड दे देना. पेशेंट को देखना है कि ये वाले भी वन ऑफ द causes of abdominal pain, nausea, vomiting during dialysis is the intradialytic hemolysis. Awareness of this hemolysis complication can occur और उसकी टाइमली मैनेजमेंट करनी है. अदरवाइज अपना हीमोलाइज ब्लड जो है पेशेंट को दिए जाओगे या वैसे भी जो इंट्रावास्कुलर इंट्राकार्पोरियल हेमोलिसिस हो रही है तो पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो सकता है. डिफरेंशियल जो है 3 C's, क्लोरीन, कॉपर और क्लोरीन. इंटरवेंशन इन हेमोडायलिसिस यूनिट जो है ट्यूबिंग को क्लैंप करना है. ब्लड शुड नॉट बी रिटर्न जिसका हाइपरक्लीमिया की वजह से. और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है, घर जाके वापस आता है तो कंफर्म के हेमोलिसिस हो रही है और पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उसका सीरम कैल्शियम चेक करना है. हाई कैल्शियम है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है. ठीक है जी सर. तो हेमोलिसिस जी. और हेमरेज दो चीजें हमने डिस्कस की हैं आज. जी सर. ठीक है. कि डायलिसिस के दौरान या डायलिसिस पेशेंट को हेमरेज हो जाना और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट हेमरेज इज द वास्कुलर एक्सेस. ये भी फिस्टुला भी हो सकता है, भी ग्राफ्ट भी हो सकता है और जो टेम्परेरी ये आपके वास्कैथ भी हो सकती है. जी सर. और उसके बाद हेमोलिसिस जो है इंडिविजुअल पेशेंट की भी हो सकती है और पूरी शिफ्ट के जितने पेशेंट इन्वॉल्व हुए सब की भी हो सकती है. बिल्कुल सर. तो ये आपको हिस्ट्री में अगर तो सब पेशेंट को आ रही है मसला हो रहा है तो इजी है कि भी ये आपकी जो पीछे से वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की प्रॉब्लम है. इंडिविजुअल पेशेंट की हो रही है तो आपने इंडिविजुअल पेशेंट को देखना है कि भी क्या है. आपने ब्लड सर्किट देखना है शुरू से लेके आर्टीरियल नीडल से लेके वीनस नीडल तक कि कहीं कोई प्रॉब्लम है. जी. और अगर हेमोलिसिस हो रही है तो वीनस ब्लड को क्लैंप करना है, ब्लड को डिस्कार्ड कर देना है, सिस्टम को लाइंस को टालाजर को रिंस करके दोबारा डायलिसिस कर देनी है सीरम पोटेशियम भेजने के बाद. जी. तो अब ये चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे. कॉम्प्लिकेशंस ही अभी बहुत सारी रह रही हैं ठीक है सर. मगर आहिस्ता आहिस्ता. रिवाइज करनी है आपने जितनी चीज़ें भी. मैं एक आध क्वेश्चन जो है ना वो पुराने वाले लेक्चर से डाल दिया करना है. ठीक है सर. ठीक है. अब ये नहीं कि सिर्फ लास्ट लेक्चर से नहीं, पुराने सारे लेक्चर्स में से आपके वो 1-2 क्वेश्चन आ जाया करने. जी तो सर. इसलिए जब भी मौका मिले तो पुराने वाले टॉपिक्स भी रिवाइज कर लें ताकि अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हो जी सर. इस वेरे के बारे में या पुराने वालों के बारे में. जी सर. ठीक है.
तो नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस पे। ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ये जो हेमोलिसिस है ना, एक सेकंड। जी सर। मैंने होम हीमोडायलिसिस के पेशेंट पे एक दफा देखी थी। पेशेंट ने अपने घर की प्लम्बिंग सिस्टम चेंज करवाया, लेट सर। उसके बाद डायलिसिस की, और एक ही डायलिसिस के बाद she ended up in the emergency department severely dyslexic और पेल, और उसकी हेमाटोक्रिट वाज 10 और रेटिकुलोसाइट काउंट मैं अभी तक नहीं भूल सका उसको, वाज 65%। 65% रेटिकुलोसाइट का। 4 डायलिसिस वहाँ यूनिट में की, हीमोग्लोबिन इम्प्रूव्ड, वापस भेजा, जाके उसने एक डायलिसिस घर पे की, नेक्स्ट टाइम वापस इमरजेंसी रूम में अगेन विद सिमिलर पिक्चर। सही। और फिर वो सारे घर के हालात, जो हमारी होम डायलिसिस की नर्स थी उसको घर गई, भेजा, देखा, जाके पता चला कि जो नई ट्यूबिंग उसको इस्तेमाल की है वाटर वो प्लम्बिंग के लिए, वो कॉपर की ट्यूबिंग यूज की गई। अच्छा। सही। तो अब आपके यहाँ पे सिस्टम है डायलिसिस में, इसलिए वो एम्फेसाइज किया जाता है कि कॉपर नहीं यूज करना, पीवीसी यूज करनी। जी सर। और जहां कहीं भी म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई होता है, इवन यहाँ पे शेख जायद में भी क्लोरीन ऐड की जाती है, जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। क्लोरेमीन ऐड की जाती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्लोरीन ऐड की जाती है, तो दैट मस्ट बी रिमूव। जी। अगर वो रिमूव नहीं करोगे तो आपके पेशेंट्स को हेमोलिसिस हो सकती है। जी सर। तो ये वाला जो, और कार्बन फिल्टर को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन आपको इसलिए किया है कि ये एक इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट है, और जो ये कंपनी वाले हैं उनको तो कोई मसला कोई नहीं, उन्हें क्या करना है कि भी हाँ जी कार्बन फिल्टर लगा दिए, हाँ जी। दैट इज नॉट इनफ। कार्बन फिल्टर लगाया है आपने, किस साइज का लगाया है, उसमें जो मीडिया डाला है, चारकोल डाली, कितने क्यूबिक फीट डाली है, ये सवाल उनसे आपने करना। और फिर आपने देखना है कि भी आपके पास कितनी मशीनें चल रही हैं। रफली मैं आपको एक बता दूं कि आपको यू नीड 1 गैलन वाटर फ्लो पर मिनट पर मशीन, जो आपको अल्टीमेटली 500 टू 1 लीटर जो है जो आरओ वाटर दे। तो ये मैंने जरा थोड़ा सा गुंजाइश रख के खुला खुला दिया कि 1 गैलन पर मशीन आपके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितनी मशीनें लगी हुई हैं उसके मुताबिक। और जब कभी भी मशीन ऐड करनी है आपने, वो आपने ये पीछे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की कैपेसिटी को चेक करना है कि उसको हमें एनहांस करने की ज़रूरत तो नहीं है कि खाली आगे मशीनें लगाई जाए। और ये वाला जो इंसिडेंस मैंने आपको बताया है कि इतने सारे पेशेंट्स को हेमोलिसिस हुई, दैट एक्चुअली हैपेंड इन फ्लोरिडा, एक डायलिसिस यूनिट में। ये एक्चुअल वाक्य है वहाँ का, एग्जैक्टली इसी तरह हुआ। यूनिट को एक्सपेंड किया, हीमोडायलिसिस मशीनें लगा ली, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वही पुराना लगा रहा, और नेक्स्ट शिफ्ट पे जितने पेशेंट को डायलाइज किया सारे पेशेंट एंडेड अप विद हेमोलिसिस। ठीक है। अगर अब आपका सिर्फ ये कि भी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, उसमें कंपोनेंट्स पूरी हैं, नंबर 1, और फिर कंपोनेंट में जो मटेरियल है, जो पैरामीटर्स हैं उनके, वो सही है कि नहीं है। जी सर। ये चीजें आप लोगों ने नोट करनी होती है, चेक लगाना होता है वहाँ का वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का भी। ठीक है। सिर्फ डायलिसिस की मशीनों को पेशेंट को टेक्नीशियंस पे छोड़ के गुजारा नहीं होना है। बिल्कुल सर। ये डायलिसिस रूम के अलावा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में क्या चीजें चेक करनी है आपने? ये जो पैरामीटर्स आपको बताए हैं मैंने आरओ सिस्टम के, वो देखने होते हैं। जी सर। रिजेक्शन चेक करनी है, फ्लो रेट चेक करनी है। बिल्कुल। हर फिल्टर का, जो सैंड फिल्टर है या कार्बन फिल्टर है,
प्री और पोस्ट फिल्टर प्रेशर pressure डिफरेंस देखना है। 10 तक होना चाहिए। 10 to 15% से ज्यादा ड्रॉप है अगर, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है, बैक वॉश की जरूरत है, बिल्कुल वो चीजें देखनी होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चले फिर कोई और कहीं से कोई क्वेश्चन? हेलो, जी सर। जाग रहे हैं? जी सर बिल्कुल। आप ही की आवाज आ रही है मुझे, बाकी कोई नहीं सो रहा है कि जाग रहे हैं? सर उनसे पूछ लेते हैं अभी। नहीं नहीं, वो सर अनम्यूट खुद ही करके ना वो बता देंगे। हेलो, जी सर। सर हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी उनसे पूछ लेते हैं। किसी का कोई बाकी क्वेश्चन है तो क्या प्लीज कह पूछ रहे ले। हैं? वो मेरी बात सुन ही रहे होंगे। सॉरी सर। क्या? मैं क्या मेरी आवाज नहीं, क्वेश्चन तो ना से फिर। अच्छा सर ओके, फिर हम सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ओके सर। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छी बात, नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। Recording has stopped. कैमरा ऑन हो रहा है, कैमरा भी देखो ऑन होता है, ऑफ करो, कैमरा नहीं, सिर्फ कैमरा नहीं, ठीक है।